हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पार्ट 4 में कहाँ से कहाँ तक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 120 तक हम लोग जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 91 पे होता है। इन सभी लेन देनों के व्यवस्थित अभिलेखन पुस्त पालन है। व्यावसायिक, वित्तीय, औद्योगिक, विपणन। तो बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वित्तीय। क्वेश्चन नंबर 92 दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य दर्शाता है। क्या बोला गया है? ध्यान समझिएगा। दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य दर्शाता है। आपको सभी को पता है, ऐसे जो हमारा बैलेंस शीट बनता है तो हमारा इधर एसेट्स होता है और इधर हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है और इधर आउटसाइड लायबिलिटी होता है। बात समझिएगा, राइट तरफ एसेट्स होता है, लेफ्ट तरफ हमारे कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो यही बोला गया है कि दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य, मतलब हम एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज़ को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? कैपिटल बचेगा। तो ये पूछा गया है कि दायित्वों पर संपत्ति का आधिक्य क्या दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं हम लोग। अशुद्ध ऋण लेखा माना जाता है, माने बैड डेट्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जो हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट हमारे होते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो बैड डेट्स अकाउंट जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर 1। आप लोग को अगर ऐसा लग रहा होगा कि बैड डेट्स तो एक तरह से हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स माने पैसा डूबता है। किसका डूबता है? किसी व्यक्ति का पैसा डूबता है। तो व्यक्ति हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए बैड डेट्स भी क्या होगा? हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 100 रुपये की वस्तुएं स्वामी के द्वारा निजी प्रयोग के लिए आहरित की गई, इस खाते में जमा की जानी चाहिए। मतलब बोला गया है कि 100 रुपये का हम लोग क्या किए? ड्राइंग किए, तो किस खाते में क्रेडिट करेंगे? तो सबसे पहले तो जब ड्राइंग हम लोग करते हैं तो पता है आप लोग को ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? हमारा एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट DR। क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट DR। अगर पैसा निकालते तो टू कैश अकाउंट होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? जरा बताइएगा। 100 रुपये की वस्तुएं निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वस्तुएं। तो इसीलिए हम लोग टू क्या करेंगे? टू परचेज अकाउंट। टू करेंगे परचेज अकाउंट। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया किस खाते में हम जमा करेंगे। जमा का मतलब होता है क्रेडिट करेंगे। तो बताइए किस खाते में क्रेडिट किए हैं? परचेज अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। अग्नि से क्षतिग्रस्त वस्तुओं को इसमें जमा किया जाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि किस खाते को क्रेडिट करेंगे। तो पहले अग्नि से जब क्षतिग्रस्त गुड्स होगा तो उस समय एंट्री क्या होती है? तो एंट्री आप समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर पता चल जाएगा। तो एंट्री जो होता है हमारा उस समय होता है लॉस बाय, ध्यान समझिएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट DR। क्या होता है हमारा? लॉस बाय फायर अकाउंट DR। और टू क्या हमारा जो हुआ है अग्नि से क्षतिग्रस्त क्या हो रहा है? बताइए वस्तु। अभी ऊपर बताए थे जब भी वस्तु बोलेगा तो हम लोग टू में क्या लिखते हैं? टू परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्रय लेखा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा लेखा सदैव जमा से दर्शाता है? मतलब बोला गया जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? तो पहला ऑप्शन है स्वामी का चालू खाता। तो स्वामी का जो चालू खाता होता है वो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है प्राप्य लेखा। प्राप्य लेखा का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तीसरा है देय लेखा, जिसको अकाउंट पेबल बोलते हैं, तो अकाउंट पेबल का ही क्रेडिट बैलेंस हमेशा होता है। और चौथा है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट हम देंगे तो डेबिट होगा और डिस्काउंट हमें मिलेगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सदैव ऑलवेज क्रेडिट किसका बैलेंस होता है? तो देय लेखा का। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। अब हम लोग लघु रोकड़ पुस्तक का शेष होता है। पिट्टी कैश बैलेंस का जो होता है वो क्या होता है? एक दायित्व होता है, एक व्यय होता है, एक प्राप्ति होता है, एक संपत्ति। तो पिट्टी कैश बुक अर्थात कैश हमारा एक तरह से क्या होता है? संपत्ति होता है। तो चाहे पिट्टी कैश बुक हो या कुछ और हो, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? एक संपत्ति। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98। बैंक समाधान विवरण है लघु रोकड़ पुस्तक का हिस्सा, बैंक लेखी का हिस्सा, प्रपंजी खाता, अलग से तैयार किया गया विवरण। तो बैंक समाधान विवरण जो होता है वो अलग से तैयार किया गया विवरण होता है। बैंक समाधान विवरण बनाते क्यों है पता है आप लोग को? देखिए, जब भी व्यापारी के रोकड़ पुस्तक
और बैंक के पासबुक से दोनों का अमाउंट अगर टैली नहीं होता है तो जो भी अंतर होता है उस अंतर को पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। वो स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है? बैंक समाधान विवरण। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे आ गए बताइए? 99 पे। तो आइए 99 देखते हैं हम लोग। एक 4 माह का विपत्र 1 जनवरी 2007 को जारी किया गया। इस तिथि पर भुगतान के लिए परिपक्वता कब होगी, माने इसकी मैच्योरिटी पीरियड कब आएगी? तो सबसे पहले तो ये बिल लिखा कब गया? 1 जनवरी 2007 को। तो 1 जनवरी 2007 के बाद अगर आप उंगली पे काउंट करेंगे तो 4 महीना पता है कब आएगा? देखिए 1 जनवरी 2007 से गिनिए, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, क्या आ गया हमारा? 4 महीना बाद। बताइए ज़रा, ध्यान समझिएगा, 4 महीना बाद हमारा आया 1 मई 2007। लेकिन जब भी हम लोग मैच्योरिटी पीरियड निकालते हैं, परिपक्वता तिथि निकालते हैं, तो जो भी डेट आता है उसमें 3 दिन अलग से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। अर्थात अलग से अतिरिक्त 3 दिन दिया जाता है। जो डेट आता है उसमें 3 दिन हम लोग अलग से देते हैं, ठीक है। तो 1 मई 2007 आया 4 महीना बाद, तो 1 मई में 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए? 4 मई 2007, ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी ड्यू डेट निकालते हैं हम लोग तो वहाँ पे 3 दिन अतिरिक्त दिन दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 100। व्यापारिक स्कंध होता है चल संपत्ति, स्थिर संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति। तो व्यापारिक स्कंध जो होता है वो हमारा चल संपत्ति में आता है, करंट एसेट्स में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 101। पुरोदत्त व्यय को इस रूप में दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए पुरोदत्त व्यय होता क्या है। जब तक समझेंगे नहीं कि क्या होता है तब तो आंसर नहीं होगा, नहीं तो फिर आंसर रट्टा मारिए। तो या तो आप समझ के करेंगे तो आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन अगर चेंज करके भी पूछेगा तो आप कर सकते हैं, रट्टा मारेंगे तो डिक्टो अगर यही क्वेश्चन आएगा पेपर में तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो समझिए पुरोदत्त व्यय। पुरोदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जिसको हम क्या किए? एडवांस में दे दिए। कोई भी ऐसा खर्च जिसको अभी टाइम नहीं हुआ लेकिन हम क्या किए? एडवांस में पे आउट कर दिए हैं, तो ऐसे खर्चे को हम लोग पुरोदत्त व्यय कहते हैं। जैसे ज़्यादातर हम लोग जो LIC का पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं? पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो जो पहले पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस का, तो वो क्या हो जाता है? हमारा पुरोदत्त व्यय। अब पुरोदत्त व्यय हम कभी उस क्या किए? खर्च हमारा हुआ नहीं है लेकिन हम एडवांस में दे दिए हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है? एक एसेट्स होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग एज ए एसेट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102। औसत देय तिथि एक विशेष तिथि है जब विभिन्न तिथियों पर देय विभिन्न ऋणों का भुगतान किया जाता है। बताइए कैसे भुगतान किया जाता है? किस्तों में, कि एक मुश्त राशि, कि पृथक पृथक, कि सावधि रूप में? तो जरा बताइए। औसत देय तिथि का मतलब यही होता है कि एक मुश्त राशि हम लोग उस डेट को पेमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103 कहाँ गया? आ गया। हराश्य आयोजन की सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत हराश्य की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रतिवर्ष घटती है, प्रतिवर्ष एक समान रहती है, कोई निश्चित नहीं है। तो हराश्य आयोजन का जो सरल रेखा पद्धति होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसमें क्या होता है? हमारा हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। किसी विद्यमान संपत्ति के विस्तार या वृद्धि पर किया गया व्यय क्या होता है? आयगत व्यय होता है, आयगत हानि होता है, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत हानि। तो जब भी किसी संपत्ति का हम लोग विस्तार या वृद्धि करते हैं तो इस तरह का किया गया व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता दर्शाता है आय तथा व्यय, प्रपंजी लेखों के शेष, रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतान, संपत्तियों एवं दायित्व। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो कैश रिसीव ऑफ पेमेंट दिखाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान, क्या पता चल रहा है? प्राप्ति एवं भुगतान, और यहाँ पे भी क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सही समीकरण बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पढ़िए आप और इसमें से चारों में से बताइए क्या होता है। तो नॉर्मल इसका लॉजिक वही होता है जो अभी हम पीछे क्वेश्चन में आपको बताए थे। इधर एसेट्स होता है और इधर क्या होता है? कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी होता है। तो ये कैपिटल और लाइबिलिटी इक्वल क्या होता है? एसेट्स होता है। तो इसमें इक्वेशन के तौर पे दिया गया है, तो ज़रा देखिए इसमें अगर हमें एसेट्स निकालना है तो क्या करेंगे?
कैपिटल और लायबिलिटीज हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। कैपिटल और लायबिलिटीज अगर आप ये जोड़ेंगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एसेट्स के बराबर। तो देखिए जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। पंजी इसकी पुस्तक है। पंजी मतलब समझते हैं, जनरल, किसका पुस्तक है, केवल रोकड़ व्यवहारों का, मूल प्रविष्टियों का, उधार विक्रय एवं क्रय का, केवल उधार व्यवहारों का। तो जनरल जो होता है वो ओरिजिनल एंट्री होता है, तो मूल प्रविष्टियाँ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 108, व्यवसाय का संबंध मानवीय क्रिया से है जिसका उद्देश्य यह प्राप्त करना है। तो आप सभी को पता है व्यवसाय का संबंध मानवीय क्रिया से, तो व्यवसाय का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन मोटो जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 109, एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रवर्तक हो सकता है एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी, उपयुक्त सभी। तो कौन हो सकता है, इसमें तो ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, 4th। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नांकित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का वृहद घटक नहीं है, आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक। तो देखिए क्या लिखता है, व्यावसायिक पर्यावरण का वृहद घटक में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मुंबई में से अपना कार्य कब से प्रारंभ किया, जुलाई 1991 से, जनवरी 1995 से, जून 1994 से, अक्टूबर 1996 से। तो ज़रा बताइए कब से स्टार्ट हुआ, जून 1994, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नांकित में से कौन सा संगठनात्मक संरचना का प्रकार नहीं है, पहला ऑप्शन क्षैतिजिक संगठन, सेकंड रेखीय संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखीय तथा कर्मचारी संगठन। तो कौन सा प्रकार नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्षैतिजिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 113, संगठन का एकल व्यापार स्वरूप इस क्षेत्र में अधिक विद्यमान है, सूती मिलें, फुटकर व्यापार, ऑटोमोबाइल उद्योग, इस्पात उद्योग। तो आप घर के अगल बगल जो भी दुकानें देखते हैं, ज़्यादातर जो होता है वो फुटकर व्यापार के दुकान होते हैं। तो यही पूछा गया है कि फुटकर व्यापार जो होते हैं ज़्यादातर वो एकल व्यापार स्वरूप होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 114, स्थापना की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप अत्यंत जटिल है, मतलब बोला गया ज़्यादा पेपर वर्क किस में करना होता है, हमें एकल व्यापार में या साझेदारी में, निजी सीमित कंपनी में कि सार्वजनिक सीमित कंपनी में। तो सबसे ज़्यादा जो पेपर वर्क होता है, जटिल कार्य होता है, वो सार्वजनिक सीमित कंपनी में होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। जरा देखिएगा यहाँ पे संपत्ति छप गया, संपत्ति नहीं है, कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 115, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋणों पर ब्याज फर्म के द्वारा इस दर से भुगतान किया जाएगा, 5% वार्षिक, 6% वार्षिक, 7% वार्षिक, 8% वार्षिक। तो जब भी साझेदारी समझौता नहीं बना रहेगा, डेट नहीं बना हुआ है, और कोई पार्टनर क्या करता है, साझेदारी फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, तो फर्म के द्वारा इस पर किस रेट से भुगतान किया जाएगा, तो 6% पर एनम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116, किस व्यावसायिक संगठन को स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है, एकल व्यापार, फर्म, संयुक्त स्कंद प्रमंडल, किसी को नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त किसको बताइए, एकल को कि फर्म को कि संयुक्त स्कंद कंपनी को, किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त स्कंद प्रमंडल को। क्वेश्चन नंबर 117, एक निजी कंपनी कम से कम कितने सदस्यों की संख्या से स्थापित की जा सकती है, माने निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में कंपनी का प्रशासन इस अधिनियम के द्वारा होता है, कंपनी अधिनियम 1948, कंपनी अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1961। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कंपनी अधिनियम 1956। ध्यान समझिएगा, 2009 का पेपर है। अगर वर्तमान में 2020 में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भारत में कंपनी का प्रशासन इस अधिनियम के द्वारा होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको देगा कंपनी अधिनियम 2013, तो आप उसको टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, किस कंपनी को वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, सार्वजनिक प्रमंडल, निजी प्रमंडल, सार्वजनिक व निजी प्रमंडल दोनों, कोई नहीं। तो वैधानिक सभा बुलाने की जो आवश्यकता नहीं होती है वो कैसे कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का, एक कंपनी के द्वारा जनता में सामान्यतः इसलिए विवरण जारी किया जाता है,
माल संग्रहण के लिए, पूंजी प्राप्ति के लिए, माल विक्रय के लिए, प्रचार करने के लिए। तो हम लोग जो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पूंजी प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, 4th पे गलती से लग गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का BHU BCom एंट्रेंस 2009 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। जो इसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 से, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।